नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। 2 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के मध्य आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड 27 जुलाई यानी कल से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है उसका जीकप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपको जो है ट्यूटोरियल दे दिया गया है। हमने भी आपको पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन छात्रों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है भाई, वो सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि लिंक से टेलीग्राम ओपन नहीं होता है, तो जो चैनल का ऑफिशियल नेम है उसी नेम से आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है और लोगो जो इस चैनल का है वही लोगो आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग पा लेंगे। तो हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें लगभग 44 कक्षाएं हो चुकी हैं। संबंधित प्लेलिस्ट आपको पॉलिटेक्निक बायोलॉजी 2023 का मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम सजेस्ट करेंगे जो पिछले वर्ष की क्लासेज हुई हैं सन 2021 के लिए, सन 2022 के लिए, आप उन क्लासेस को भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उपयोगी होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्लास नंबर 45 है। बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल रैपिड फायर की तरह। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन भाई आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पे पूछा गया है, देखिए प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है और इसी प्रकार से प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आप लैंग्वेज वहां चेंज कर पाएंगे। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे पाएंगे और अंग्रेजी में यदि देना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में दे पाएंगे। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में एसटीएच का कम उत्पादन पैदा करता है। डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच इन अर्ली लाइफ लीड्स टू। यहां पर बात कर लेते हैं एसटीएच क्या है। इसका अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो क्या बताना है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बताना है। इसी को जीएच हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब वृद्धि हार्मोन कम पैदा होता है, कम उत्पादन होता है, तो क्या जाइगेटिज्म होता है या फिर एक्रोमिगेली होता है या फिर बौनापन देखने को मिलता है या फिर जड़ मानवता देखने को मिलता है? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच इन अर्ली लाइफ लीड्स टू ड्वार्फिज्म, बौनापन की तरफ ले जाता है। आइए चलते हैं आज की इस क्लास के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है, जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव होता है। लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं जीवन रक्षक हार्मोन्स के विषय में। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स में क्या है भाई? ये एड्रीनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होते हैं और हार्मोन का नाम क्या है भाई? एड्रीनलिन नाम है। तो जब आपने जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनलिन का नाम पता कर लिया तब आपको बताना है कि ये एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आज की इस क्लास के तीसरे प्रश्न पर। आज की इस क्लास का तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रकार के प्रश्न मैच करने वाले, पेयर में करने वाले, सही गलत जोड़ी पहचानने वाले, सही और गलत कथन पहचानने वाले आपको मिलेंगे। तो यहां पे तीसरा प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित एंडोक्राइन ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया है इन्होंने एड्रीनल, बी में दिया है पैनक्रियाज, सी में दिया है पीनियल और डी में दिया है पिट्यूटरी और ई में दिया है क्या? थाइमस। अब पूछा है इन्हें सिर से पैर तक की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मान लीजिए कि ये बेटा गोलू है, इनकी बॉडी मैंने बना दी। तो गोलू बेटा का सर है, तो गोलू बेटा के सर में कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? गले में कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? पेट में कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? तो सिर से लेकर के पैर तक आपको व्यवस्थित करना है। तो यहां पर देखिए जो सबसे ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है वो भाई साहब पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है वो पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पीनियल के बाद यहां पर नंबर आता है पिट्यूटरी का। ठीक है, दूसरे नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद बात आती है थाइमस की। थाइमस के बाद जो नीचे ग्रंथि उपस्थित होती है उसका नाम पैनक्रियाज होती है। मैंगो के पत्ते
से मैंगो लीफ के आकार की होती है। पैनक्रियाज के बाद जो ग्रंथि उपस्थित होती है वो एड्रीनल होती है। तो सबसे पहले सर ने प्राप्त क्या किया, आपको क्या बताया, पीनियल। तो तब सबसे पहले ऑप्शन में देखिए सी कौन सा है, तो सी में देखिए पहले सी दिख गया। उसके बाद देखिए बताया हमने कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तो देखिए डी दिख गया। उसके बाद हमने आपको बताया थाइमस ग्लैंड, तो देखिए ई दिख गया। उसके बाद हमने आपको बताया पैनक्रियाज ग्लैंड, तो देखिए बी दिख गया। और सबसे अंत में हमने आपको बताया एड्रीनल ग्लैंड, तो यहां पर ए दिख गया। इसलिए जब हमने सिर से पैर तक की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित किया तो सी डी ई बी ए आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इन सभी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन में हम प्रमुख आपको बता देते हैं। पिट्यूटरी में देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस होती है और न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसको आपको क्लियरली बताया हुआ है। एड्रीनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एड्रीनलिन हार्मोन। पैनक्रियाज में देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता है, बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है, डेल्टा सेल्स से आपका पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होता है, पी सेल से आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये दो ग्रंथि पिट्यूटरी, एड्रीनल और पैनक्रियाज, इसको तीनों आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चूंकि हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, क्योंकि 44 क्लासेस इसके पहले हो गई हैं। तो सभी कक्षाओं को देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं चौथे प्रश्न पर। आज के इस क्लास का चौथे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन इन मैमल्स इज काज्ड बाई। 4 नंबर का प्रश्न है। FSH एवं TSH द्वारा, FSH एवं LH द्वारा, FSH एवं LTH द्वारा, LTH एवं LH द्वारा। यहां पे साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ओव्यूलेशन किसमें होता है, मैमल्स में होता है, स्तनियों में होता है। आइए चलते हैं आपको लेकर के 5वें प्रश्न पर। यहां पर देख लीजिए भाई, डिटेल में दिया गया है। मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में 14वें दिन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा FSH दोनों हार्मोन्स का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। LH के प्रभाव से ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन पुटिकाएं जो होती हैं वो फट जाती हैं तथा अंड, जिसको ओवम कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है और इसी को क्या कहते हैं आप लोग, अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। चलिए ले चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पर। 5वें नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है भाई साहब। यहां पे आपसे पूछा गया है, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज। मान लीजिए ह्यूमन में कोई स्त्री गर्भवती है, तो वो गर्भवती है, इस बात की जांच आप कैसे करेंगे, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण यह पता चल जाएगा कि ये जो है प्रेग्नेंट है। तो ए ऑप्शन दिया गया है ADH, बी ऑप्शन दिया गया है FSH और सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे PRL और डी ऑप्शन दिया गया है HCG। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 5, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज, राइट आंसर ऑप्शन डी HCG। HCG का कभी पूरा नाम पूछ ले तो बताना है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन वह हार्मोन है जिसकी उपस्थिति से भाई ये पता चल जाता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है। चलिए ले चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पर। 6वें नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है भाई, किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं, विच वन इज कॉल्ड ए बर्थ हार्मोन, BH किसे कहा जाता है। तो ना तो वैसोप्रेसिन को कहेंगे, ना तो पैनक्रियोजाइमिन को कहेंगे, ना ही प्रोजेस्टेरॉन को कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा दुग्ध उत्क्षेपण हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन किसे कहते हैं, तब भी आप लगाइएगा ऑक्सीटोसिन, आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करके प्रसव पीड़ा, जिसको कि लेबर पेन इंग्लिश में कहते हैं, उत्पन्न करता है, जिसे बच्चे के जन्म में भाई सहायता मिलती है। इसे दुग्ध उत्क्षेपण हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जन्म के बाद यह स्तन से दूध को बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और यहां पे आप सभी से पूछा गया है भाई, देखिएगा, सही युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 आप सभी से पूछा है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन ये जो मैंने पढ़ा इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हो गई हमसे। तो साइटोली कोशिकाएं आपकी वृषण में पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि भी आपका सही नहीं दिया गया है, टेस्टोस्टेरोन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्पस ल्यूटियम कहां से सिक्रीट क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। यहां पे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोजेस्टेरोन कहां से स्रावित होता है? तो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर, 8वें नंबर के प्रश्न पर। और 8 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। 8 नंबर का, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से डेराइव होता है भाई? लाइसोसोम से, पैरोक्सीसोम से, सेंट्रियोल से, या फिर गोल्जी काय से? तो ना लाइसोसोम से, ना पैरोक्सीसोम से और ना ही सेंट्रियोल से शुक्राणु का एक्रोसोम भाई ये व्युत्पन्न होता है। तो किससे? सिर्फ और सिर्फ गोल्जी काय से। यहीं पर गोल्जी बॉडी लिख दे, यहीं पर गोल्जी एपरेटस लिख दे तो राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी आपसे कभी पूछे तो बता दीजिएगा, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। ठीक है, अब आपसे सन बहुत कम ही चांस है कि सन भी पूछे, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहां पर थोड़ा डिटेल देख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। शुक्राणु के शीर्ष भाग पर उपस्थित संरचना क्या कहलाती है? एक्रोसोम कहलाती है, जो कि गोल्जी काय से बनी होती है। एक्रोसोम में कुछ जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि निषेचन के दौरान अंडकला एग मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, हाइड्रोलाइट करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पर। 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम बताना है आपको। परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम है तो क्या निषेचन पहले होता है, बाद में युग्मनज बनता है, बाद में ब्लास्टुला स्टेज आता है, बाद में मोरुला स्टेज आता है, बाद में विदलन होता है, उसके बाद गैस्टुला आता है? बी विकल्प आपके स्क्रीन पर, पहले विदलन, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद निषेचन, उसके बाद मोरुला, उसके बाद ब्लास्टुला, या फिर उसके बाद सबसे एंड में गैस्टुला। सी विकल्प दिया गया भाई, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, युग्मनज बनेगा, उसके बाद विदलन क्लीवेज होगा, उसके बाद मोरुला अवस्था आएगी, उसके बाद ब्लास्टुला आएगा, उसके बाद गैस्टुला आएगा। डी विकल्प स्क्रीन पर देख लीजिए, सबसे पहले आपका विदलनवा हो जाएगा, उसके बाद निषेचन, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद मोरुला, उसके बाद गैस्टुला। तो ये देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर से। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीट में अक्सर ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 है, द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले होता है क्या है भाई? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, स्पर्म और ओवन मिल करके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, सेकंड नंबर का जो काम होगा उसके बाद जाइगोट होगा, जाइगोट बनने के बाद विदलन की प्रक्रिया होगी, क्लीवेज होगा, क्लीवेज बनने के बाद मोरुला स्टेज देखने को मिलेगा, मोरुला के बाद आप ब्लास्टुला देखेंगे और ब्लास्टुला के बाद आपका गैस्ट्रुला स्टेज आएगा सबसे एंड में। तो यही आपका डेवलपमेंट का जो है करेक्ट सीक्वेंस है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहां दिया भी गया है, परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम निम्नवत है, निषेचन पहले, बाद में युग्मनज, बाद में विदलन, बाद में मोरुला, बाद में ब्लास्टुला और सबसे अंत में आपका गैस्ट्रुला स्टेज। चलिए ले चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे आपसे पूछा है, प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है इसमें, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स इन। क्या मेढक में, क्या मनुष्य में, क्या मधुमक्खी में, या फिर खरगोश में? तो यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा हनी बी में क्या होता है? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन मधुमक्खियों में पाया जाता है, होता है
ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा। चलिए भाई आते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। एंजाइम्स स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाई, ये प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा बढ़ा करके या फिर प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटा करके या फिर अणुओं की टकराहट सुलभ करके, संघट्ट को सुलभ करके, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई इससे आसान तो आपका अंग्रेजी लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी में देखिए, एंजाइम्स स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शंस, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शंस, अलाउइंग इजी कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटा करके करते हैं। ऑप्शन बी आप सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, सेल साइकिल सेल डिवीजन से है। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में, या फिर कोई भी प्रावस्था में नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता ही होता है और ये G1 प्रावस्था में होता है, G1 फेज में होता है। ऑप्शन आप सभी का यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण G1 प्रावस्था में होता है क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, डीएनए का जीन एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। चलिए आते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, तो बैक्टीरिया में जी हां सर पाया जाता है। हरित लवक में जी हां बिल्कुल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जी हां बिल्कुल पाया जाता है। अतः विकल्प डी हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर आप सभी का प्रश्न संख्या 13 के लिए डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब यहां पर डिटेल में देख लीजिए, वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए अणु बैक्टीरिया, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इन सब में पाया जाता है। इस प्रकार के डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रकीय भाग तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में रेखीय डीएनए अणु पाए जाते हैं। ठीक है, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। चलिए भाई ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? विच सेल ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। रफ यहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। तब मिला क्या? नहीं मिला क्या? सेंट्रियोल नहीं मिला, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आपके नहीं मिले, तारककाय आपके नहीं मिल पाए। चलिए, विच सेल ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, तो आपका सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तब किस में पाया गया? एनिमल सेल में पाया गया। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था? सेल थ्योरी को अंतिम स्वरूप दिया गया था। तो कोशिका सिद्धांत की बात करें, सेल थ्योरी की बात करें तो एम स्लीडन तथा टी श्वान, मैथियास स्लीडन तथा टी श्वान क्या थे? दो वैज्ञानिक थे। एक लोग जो है बॉटनिस्ट थे और एक लोग क्या थे? इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो टी स्वान, मैथियस स्लाइडेन को कैसे याद रखेंगे? यम से मेथी, और मेथी क्या है? बॉटनी है। तो यम स्लीडन क्या थे? बॉटनिस्ट थे। और टी स्वान को कैसे याद करेंगे? स्वान माने हंस, हंस क्या है? जंतु विज्ञान से संबंधित है, हम लोग पढ़ते हैं इसको भाई, जूलॉजी से संबंधित पढ़ते हैं, एनिमल है। तो क्या करेंगे? इनको जूलॉजिस्ट नाम दे देंगे, जंतु वैज्ञानिक नाम दे देंगे। तो एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 में इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक सिद्धांत लाया कोशिका संबंधित, जिसको कोशिका सिद्धांत कहे। बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विरकोव। रुडोल्फ विरकोव ने क्या कहा भाई? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी कि जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व उपस्थित मातृ कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो इन्होंने क्या कहा? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसी के साथ क्या हुआ? आपकी सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई, अंतिम स्वरूप मिल गया। ऑप्शन सी
आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। राइबोसोम केंद्र है, सेंटर है किसका? राइबोसोम आर साइट्स फॉर, साइट कहिए या सेंटर कहिए तो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। ऑप्शन ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम वाष्पोत्सर्जन, कोशिका भित्ति परासरण। तो यहां पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन संश्लेषण क्या जो है स्थल होता है, तो ट्रांसपीरेशन का कोई यहां पर काम ही नहीं आता है। ऑप्शन सी आप सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए ले चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। 18 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशा है, यहां पर राहत लिख गया है तो कोशा लिख लीजिए, भी कासा लिख गया है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशा है, कोशा कह लीजिए या सेल कह लीजिए या कोशिका कह लीजिए, तो कोएनोसाइट, शुक्राणु, अंडा या फिर हिपैटिक कोशा। तो अंडे में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ले चलते हैं आप सभी को अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं लार में, टीयर्स, सलाइवा में, आंसुओं में भाई, टीयर्स में, दोनों ए तथा बी में, यानी कि सलाइवा एंड टीयर्स बोथ। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोजाइम की जब भी हम बात करते हैं तो सर सलाइवा में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम की जब भी बात करते हैं तो टीयर्स में क्या होते हैं? लाइसोजाइम पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, टीयर्स के लिए क्या होती हैं? लेक्राइमल ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जहां से टीयर्स जो है निकलते हैं। चलिए आते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और पूरी बायोलॉजी के प्रिय वैज्ञानिक है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? सहलग्नता लिंकेज नहीं दिया था, पृथक्करण सिग्रीगेशन नहीं दिया था, प्रबलता डोमिनेंस नहीं दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं दिया था। तो मेंडल साहब ने भाई लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। प्रश्न संख्या 20 के लिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? मेंडल वाज बॉर्न इन, क्या ये रूस में पैदा हुए थे, या फिर ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, या फिर ये ब्रिटेन में जन्म लिए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डी ऑप्शन देने का कोई मतलब ही नहीं है। इनका जन्म भाई ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में जो है मेंडल साहब का जन्म हुआ था। चलिए भाई आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात होता है। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा, 3:1 का अनुपात होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जो है आपका एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है, एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? एल्बिनिज्म इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, या फिर ऑप्शन डी है मेलेनिन। तो मेलेनिन हार्मोन की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? एल्बिनिज्म रोग हो जाता है, रंजकहीनता जिसको कहते हैं। चलिए चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर पूछा गया है, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, जिलीडियम, या फिर ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर के क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नॉस्टॉक क्या है? कृषि में महत्व रखती है। ओसिलेटोरिया क्या है? यह भी कृषि में महत्व रखने वाली शैवाल है। आइए चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। 26 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता
पूछता है नॉस्टॉक एक प्रकार है नील हरित शैवाल का, हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का या फिर लाल शैवाल का। तो जब भी हम बात करते हैं नॉस्टॉक की तो ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या है, एक सम्मानित मेंबर है, ऑनरेबल मेंबर है भाई कह सकते हैं। तो नॉस्टॉक एक प्रकार क्या है, नील हरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न संख्या 26 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 27 नंबर का। लाइकेन एक अच्छा सूचक है जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन एक अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। शैक जिसको अंग्रेजी में लाइकेन कहते हैं साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं, प्रदूषित शहरों में या फिर भाई अनावृत चट्टानों पर या फिर पहाड़ियों पर या फिर वन के पेड़ों की छालों पर। बात करें इस प्रश्न की तो ये आप सभी का प्रश्न नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, नोट कर लीजिएगा क्योंकि पिछला प्रश्न आपका 27 था, हमें याद आ रहा है क्यों, राइट है ना। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक लाइकेन साधारणतया प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं और ये मेनली जो है सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होते हैं, SO2 से प्रभावित होते हैं। तो देखिए शैक लाइकेन साधारणतया प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। प्रदूषित वातावरण में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाधित होने के कारण ये तेजी से नष्ट होने लगते हैं। ये मुख्यतया वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं। आप लोग जानते हैं लाइकेन एल्गी और फंजाई का क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण एल्गी की उपस्थिति में होता है वो बाधित हो जाता है प्रदूषित शहरों में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 29 आप सभी से पूछ रहा है, क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ये स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में संचयी भोजन पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। इन शैवालों में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी अधिक मात्रा में होता है जिसके कारण यह गहरे हरे रंग के होते हैं। चलिए चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। लिटमस प्राप्त होता है लाल शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, लाइकेन से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो लिटमस आप सभी का लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 आप सभी से यहां पर पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 32 देख लीजिएगा, 32 है या फिर 31 नंबर का है। 31 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है भाई। तो 31 नंबर में पूछा गया है, लाइकेन की खोज किसने की, मेंडल ने, लेमार्क ने, टुल्सन ने या फिर डार्विन ने। तो टुल्सन नाम के वैज्ञानिक ने लाइकेन की खोज की थी। ऑप्शन सी यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल है। 4 ऑप्शन है। पहला है क्लेमाइडोमोनास, बी ऑप्शन है साइटोनिमा, सी ऑप्शन है कास्मेरियम, डी ऑप्शन है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विकल्प संख्या डी आपका करेक्ट होगा। स्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 55 से लेकर के 68% तक होती है। इसमें खनिज एवं विटामिन भी पाए जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भोजन के रूप में होता है। चलिए भाई आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। 33 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है। तो पेल्टीजेरा का सामान्य नाम है। चलिए आते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। तो साइफेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। प्रश्न संख्या 35 आपसे पूछा है कि अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि अगार अगार हम जेलिडियम से भी प्राप्त कर सकते हैं और ग्रेसिलेरिया
मीडिया से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्रश्न संख्या कौन सा है ये आपका बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 34, 35, 36, हाँ 36 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो 36 नंबर में है अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है लाल शैवाल, रेड एल्गी, इसमें ग्रेसिलेरिया प्रमुख रूप से आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पे पूछा गया है आपसे भाई निम्न में से कौन एक जलीय जाति है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो रिक्सिया गैंजेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बाइलार्डियराई, रिक्सिया फ्लूटेंस। यहां पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रिक्सिया फ्लूटेंस क्या है, एक जलीय जाति है, एक्वेटिक स्पीसीज है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, राम उदार, पी.एन. मेहरा या फिर के.सी. मेहता। राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. कश्यप प्रश्न संख्या 38 के लिए। चलिए आते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न पीट मॉस है। तो किसको कहते हैं पीट मॉस, स्फैगनम को कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न बॉग मास या पीट मास नाम दिया गया है, तो स्फैगनम को दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर कॉर्ड मॉस सामान्य नाम है, तो फ्यूनेरिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर देखिए भाई क्या पूछा है, रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपका स्फैगनम आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसी में रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा आदिमतम स्थलीय पौधा है, अर्लीस्ट लैंड प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर डी कुकसोनिया आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित किस ब्रायोफाइट में गेमा कप पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स गेमा कप्स आर फाउंड। मार्केंसिया विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर स्त्री धानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है, तो ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का व जिम्नोस्पर्म्स का। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं, घोड़े की पूंछ के नाम से। तो इक्विसीटम को घोड़े की पूंछ के नाम से, हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के भाई रैपिड फायर क्वेश्चन चल रहा है, रैपिड फायर समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता। तो यही इक्विसीटम आपका सही मैच नहीं करता है, क्योंकि इक्विसीटम एक टेरिडोफाइट है, ना कि मोनोकॉट है। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। सही मैच नहीं करता, तो इक्विसीटम राइट आंसर होगा। आज की इस क्लास में इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं ऐसे ही धाकड़ क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।